तो मित्रों, ये डॉलर के मुकाबले रुपया जो 90 रुपीस गिरा, तो वो गिरा नहीं है, ये तो क्रॉल लाइक मैकेनिज्म है, ऐसा आईएमएफ बोल रहा है। आईएमएफ का करेंसी एक्सचेंज रिजिम्स का क्लासिफिकेशन कुल मिलाकर ऐसी बड़ी सी खिचड़ी है, लेकिन इससे डरना नहीं है। ये असल में 2 मिनट का ही मुद्दा है, प्रोवाइडेड कि आपकी बुनियादी कंसेप्ट क्लियर हों। तो बुनियाद से मैं आपको शुरू करूंगा और आखिर में हम इस स्लाइड तक पहुंचेंगे। तो 5-6 मुद्दे समझने। पहला, करेंसी एक्सचेंज रेट काम कैसे करता है। दूसरा, गिर के रुपया डॉलर के मुकाबले 90 कैसे हुआ, इसमें आरबीआई और फॉरेक्स रिजर्व की क्या भूमिका है। आईएमएफ बोल रहा है आरबीआई का ये तो क्रॉल लाइक मैकेनिज्म था, ये क्या है। भारत सरकार गोली पिला रही है कि इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होगा, वो कैसे होगा। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए कि 2025 में 3 दिसंबर वो यादगार दिवस था जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिर के 90 तक पहुंच गया। तो कैसे पहुंच गया मित्रों? अगर मार्केट में ऑनियन की शॉर्टेज है, तंगी है, तो महंगा हो जाएगा, 20 की जगह 50 में मिलेगा। उसी प्रकार अगर भारत के फॉरेक्स बाजार में डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा, 80 की जगह 90 रुपीस का मिलेगा। अब ये शॉर्टेज के प्रमुख 3-4 कारण क्या हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत से आने वाली चीज़ों पर 50% टैरिफ लगा दिया, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, तो उनको बेच के जो डॉलर कमाते थे हम कम कमा रहे हैं। दूसरा, पिछले ये 1 साल में आप देखिए गोल्ड सिल्वर दोनों का भाव लाख रुपए के ऊपर चला गया, तो जितना ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे उस हिसाब से भी बहुत पैसा चुकाना पड़ा। और तीसरा, भारत से एफपीआई वाले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अपने शेयर बाजार से लेके भाग गए। तो तीनों कारण से डॉलर की तंगी हो गई। अब इतना समझ लिया तो इससे शॉर्ट्स बन सकता है, लेकिन इससे एमसीक्यू टिक नहीं हो सकता। एमसीक्यू टिक करना है तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉपर क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, जो अभी समझ लेते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन क्या है कि भारत के अंदर रहने वाले लोग यानी रेसिडेंट्स, उनका पूरी दुनिया के साथ पैसों का जो लेन देन हो रहा है, पैसा कुछ आता है जाता है, उसका लेखा जोखा रखते हैं हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर देश का सेंट्रल बैंक, तो भारत के अंदर आरबीआई ये एक्सेल शीट बनाता है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट यानी चालू खाता जिसमें ये कंपोनेंट्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता जिसमें ये कंपोनेंट्स आते हैं। वीडियो पॉज करके देखिए, 4 3 2 1। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट, उसमें आएगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट मैंने आपको बताया कि गोल्ड सिल्वर को पिछले साल से लेके अब तक हमने बहुत इंपोर्ट किया है, इसका भाव भी बढ़ गया है, इस कारण इंपोर्ट बिल बढ़ गया। सो दैट इज फर्स्ट रीजन। एक्सपोर्ट अपना डाउन हो गया क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है। रेमिटेंस मतलब विदेशों में रहने वाले भारतीय एनआरआई लोग भारत पैसा वापस भेजे, वो भी कम होएगा, क्योंकि एक तो वीजा पर क्रैकडाउन और दूसरा अमेरिका में ही इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वहां लोगों की बचत कम हो पाती है, तो भारत कितना पैसा भेजेंगे। चौथा, डोनेशन। तो पहले यूएसएड वगैरह प्रोग्राम्स में भारत को दान चंदे में पैसा आता था, वो भी ट्रंप ने बंद कर दिया। तो कलेक्टिव इम्पैक्ट। सेकंड, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो पैसा आएगा एफडीआई एफपीआई का, वो आ कम रहा है, बाहर ज़्यादा जा रहा है, आउटफ्लो इंक्रीजिंग। जिनको क्लासिफिकेशन नहीं पता है, देखिए एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, भारत की किसी एक कंपनी में विदेशी पार्टी 1%, 2% अप टू 10% शेयर होल्डिंग खरीदे, दैट इज कॉल्ड एफपीआई। अब उसमें खरीदना तो दूर, जितना है वो बेच के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए जनवरी 2025 से लेकर नवंबर तक में वो भाग चुके हैं। दूसरा होता है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या, फॉरेनर्स भारत की एक कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे, उसमें भी पैसा आता तो है, लेकिन सामने रिपाट्रिएशन बढ़ रहा है। रिपाट्रिएशन समझते हैं, जैसे 2019 में सॉफ्ट बैंक ऐसी एक विदेशी इन्वेस्टर है, उसने लेंसकार्ट नाम की भारत की स्टार्टअप कंपनी में 200 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो ये हुआ एफडीआई। अब 2025 में लेंसकार्ट का आईपीओ आया, सॉफ्ट बैंक वालों ने अपने सारे शेयर्स जनता को बेच दिए, भारत की जनता को बेच दिए, और वहां से 1000 करोड़ उनको मिले। मतलब सोचो, 200 करोड़ इन्वेस्ट किया, 1000 करोड़, मतलब 5 गुना ज़्यादा पैसा कमा लिया, तो लेके अब वो निकल लेंगे। तो इसे हम कहते हैं रिपाट्रिएशन बाय एफडीआई। मतलब आया तो इनकमिंग था, लेकिन अब वो मुनाफा बुक करके वापस भी जा रहा है। अब ये कोई इलीगल काम नहीं है, ये तो सब अलाउड है, और हेल्दी इकोनॉमी में ये होता भी है कि कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हैं तो धर्मशाला खोली नहीं है, आप भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इसके चलते, रिपाट्रिएशन के चलते भी भारत से डॉलर का आउटफ्लो बहुत बढ़ रहा है। तो ये सब का कलेक्टिव इम्पैक्ट आप समझो। मैंने बताया कि प्याज की शॉर्टेज होती तो प्याज महंगे हो जाते, उसी तरह भारत के बाजार से अगर डॉलर की शॉर्टेज हो रही है तो डॉलर महंगे हो रहे हैं। और ये करते करते 3 दिसंबर 2025 को डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया हो गया 90 रुपीस। अब प्रश्न 2 होते हैं कि इसमें आरबीआई और फॉरेक्स की क्या भूमिका होती है, और ये आईएमएफ बोल रहा है क्रॉल लाइक मैकेनिज्म है, ये क्या होता है।
मान लीजिए ये जो बॉक्स है ये भारत का फॉरेक्स बाजार है, जहां पर ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर एफडीआई वगैरह वाले रुपये डॉलर खरीदते बेचते रहते हैं। और इसके अंदर ये इतने जत्थे में सब डॉलर पड़े हैं और $1 का भाव चल रहा है, कितना चल रहा है, 84 रुपीज़। पिछले साल नवंबर महीने तक, नवंबर 2024 तक ये रेंज में भाव चल रहा था। अब किसी कारण से यहाँ पर अगर शॉर्टेज हो जाए, ये प्याज मतलब कि डॉलर कम होने लगे, तो स्वाभाविक है ये महंगा हो जाएगा। तो 84 का कितना हो गया, 90। अब यहाँ आरबीआई क्या कर सकता है? तो अगर प्याज की शॉर्टेज होती तो सरकार प्याज ज़्यादा बाजार में सप्लाई करती, तो वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाती, 90 का 84 हो जाता बराबर। तो यही लॉजिक है कि मान लीजिए वो भारत का फॉरेक्स बाजार है, उधर डॉलर की शॉर्टेज है, और ये जो डिब्बा है ये आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व है, आरबीआई की तिजोरी है। तो इसमें से आरबीआई खोल के बाजार में डॉलर सप्लाई करना चालू करे बराबर, तो फिर डॉलर सस्ता हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो फिर 90 का 84 हो जाएगा। लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं कर रही है। आरबीआई का ये कहना, भाई ये सब मैं करूंगा तो मेरी तो तिजोरी खाली हो जाएगी। तो फिर जब असल में इमरजेंसी होगी, युद्ध हो गया, कोरोना हो गया, तब आरबीआई की तिजोरी अगर पूरी खाली होगी, हम उस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पा रहे। इस कारण से आरबीआई का ये कहना, भाई बाजार को अपना काम करने दो, 84 का 91 होने दो, मैं कोई अपने फॉरेक्स रिजर्व के डॉलर रोज उठ के इसको स्टेबल करने के लिए नहीं चढ़ाऊंगा, भले चाहे रविश कुमार या कोई कितने वीडियो बना दे। तो ये मैंने आपको बताया कि डॉलर की अगर तंगी है फॉरेक्स मार्केट में, तो आरबीआई अपनी तिजोरी से पैसा वहां जमा करे, लेकिन आरबीआई ऐसा कर नहीं रहा है। हाँ तो मित्रों, करेंसी एक्सचेंज रेट रिजिम्स, यानी कि ये जो डॉलर है उसका क्या भाव चलेगा, कौन कैसे तय करता है, उसके साथ जुड़ी प्रणालियां। अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ऐसी 3 प्रणाली है, लेकिन आईएमएफ की, रियल लाइफ की, उसमें 4-5 और सब टाइप्स बन जाते हैं। कुल मिलाकर पूरा मामला अभी समझ लेते हैं। मित्रों, पिछले महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबारों से मैं कवर करने वाला हूं। शनिवार रात 9 बजे अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर फ्री लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, जो कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, उस रात 9 बजे, गुरुवार रात 9 बजे से मेरा इकोनॉमी का नेक्स्ट प्रीलिम कोर्स शुरू होगा। इसको मैं कोड दे रहा हूं PCB 15, मतलब पोस्ट कोरोना बैच नंबर 15। कोरोना के बाद 15वीं बार मैं ये पढ़ा रहा हूं। तो 25 दिसंबर से इकोनॉमी शुरू, और ये चीज़ अनअकैडमी के मल्टीवर्स का हिस्सा है। केवल 9,999 में प्रीलिम्स का जीएस और प्रीलिम्स का सीसेट सब कुछ। और मैं आपको स्पेसिफिक तारीखें बताऊं कि पिछले महीने 17 नवंबर से सुदर्शन सर ने ज्योग्राफी शुरू किया, वो भी पावर हाउस बैच का हिस्सा है। 8 दिसंबर सोमवार से प्रतीक सर हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा होगा। 25 दिसंबर गुरुवार से मेरा इकोनॉमी का नेक्स्ट कोर्स आएगा, वो भी इसका हिस्सा है प्रीलिम्स के लिए। और सीसेट का इस सीजन का आखिरी बैच, वो भी इसी पावर हाउस बैच का हिस्सा है। तो ये सब कुछ आप कंबाइन करें ओनली 999 के अंदर, एक काफी अट्रैक्टिव ऑफर है। वरना केवल अकेला सीसेट भी अगर आप जुड़े तो वो 7,500 रुपये उसकी फीस चल रही है, जबकि इसके साथ कंबाइन आप ले रहे हैं तो लेस देन 10,000 में सब कुछ मिल रहा है। सबसे पहले बुनियादी चीज, तो ऐसी सबसे पहले सिस्टम थी आज़ादी से लेकर 1991 तक फिक्स्ड या पैक्ड रिजिम, कि जो आरबीआई कहे, नोटिस बोर्ड पे आरबीआई चिपका दे कि अब से $1 का भाव है 10 रुपये, तो बाजार को वही मानना होगा। अब इसके और सब टाइप्स होते हैं, जैसे हार्ड पैग, सॉफ्ट पैग, करेंसी बोर्ड, लेकिन वो सब पीएचडी अपने लिए काम की नहीं है। पुराने पेपर्स आप देखें, इतना कोई पूछ नहीं रहा है। अब उसका टोटल ऑपोजिट, कि आरबीआई बिल्कुल ना दे, कि आंख पे पट्टी बांध दे, बाजार जो कहे वही एक्सचेंज रेट हो, तो उसे हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम। अमेरिका में ऐसा है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इन दोनों के बीच की सिचुएशन है, टोटल आरबीआई का भी कंट्रोल नहीं और टोटल मार्केट का भी कंट्रोल नहीं, बीच में मिक्स्ड है, उसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोट। 1993 से लेकर अब तक ये प्रणाली चल रही है। यहाँ नॉर्मली बाजार डिसाइड करता है कि क्या भाव होना चाहिए, 85 या 90, लेकिन अगर उसमें बहुत अस्थिरता हो, वॉलेटिलिटी हो, तो बीच बीच में आरबीआई फायर ब्रिगेड की तरह आ जाता है, अपने फॉरेक्स रिजर्व से कुछ पैसा देके आग बुझाने की कोशिश करे। अब वो आग कितनी बुझाता है, उस हिसाब से ये जो मैनेज फ्लोट है उसके भी 3 सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है 1993 से 2023 तक जला, कि जहां रुपये को ऊपर जाना है, नीचे जाना है, जाने दिया जाए, बस अस्थिरता ना हो, तो उसे हम कहें विदाउट प्री डिटरमाइंड पाथ। ये एक प्रकार हुआ। दूसरा, 2023 से 25 तक आरबीआई ने कोशिश की कि देखो
$1 का भाव 84 के आसपास 2% में रखने की मैं कोशिश करता हूं, तो इसे कहा गया स्टेबिलाइज्ड अरेंजमेंट। फिर आरबीआई को लगा कि अगर मैं ये सब करने बैठा तो अपनी तिजोरी से सारा पैसा खाली हो जाएगा, तो छोड़ दिया। यानी 2025 ऑनवर्ड्स आरबीआई ने कहा गिरना है तो गिरने दो, बस संभल के गिरने दो। दैट इज कॉल्ड क्रॉल लाइक अरेंजमेंट। अब ये जो क्रॉल लाइक अरेंजमेंट है, इतना तो मुझे भी पता नहीं था। ये पिछले कुछ दिनों से अखबारों में आईएमएफ के सब आर्टिकल्स आ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो क्रॉल लाइक अरेंजमेंट और स्टेबिलाइज्ड अरेंजमेंट में क्या फ़र्क है, थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टेबिलाइज्ड अरेंजमेंट कि मान लीजिए भाव चल रहा है डॉलर का 84 रुपीज़, तो आरबीआई ने तय किया कि 2% की बैंड में इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि 82 से और भी नीचे ना चला जाए और 86 के और ऊपर भी ना चला जाए, तो ऐसा बीच में मैं चलाते रहता हूँ 2% की रेंज में। दैट इज स्टेबिलाइज्ड अरेंजमेंट। अब हमारे जो पिछले आरबीआई गवर्नर थे शक्तिकांता दास, आईएएस ऑफिसर, उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन ये बैंड में रखने की कोशिश करेंगे, तकलीफ क्या होगा, जितनी बार रुपया गिर रहा है तो अपने मार्केट में डॉलर अपने फॉरेक्स रिजर्व से बेचने पड़ेंगे आरबीआई ने, तो आरबीआई की तिजोरी खाली होने लगी। तो फिर जो नए गवर्नर आए कि भाई ये तिजोरी खाली नहीं करनी है, तो नए गवर्नर हैं आईएएस संजय मल्होत्रा, उन्होंने कहा भाई गिरना है तो गिरने दो, तिजोरी खाली नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जो मैकेनिज्म अपनाई उसे हम स्टेबिलाइज नहीं कहते, वो क्या करते हैं, गिरने दो। उसे कहा जाता है क्रॉल लाइक अरेंजमेंट। वो ऐसा कि डॉलर का भाव 84 की जगह 90 होता है तो होने दो, लेकिन एक दिन में तुरंत गिरने मत दो, धीरे धीरे गिरने दो। और जब भी गिरे तो ग्राफ बहुत ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, 2% से ज़्यादा की रेंज में वो हिलना नहीं चाहिए। ऐसा छोटा बच्चा जो रेंगते हुए जाता है या स्पाइडर जो मकड़ा रेंगते हुए जाता है, ऐसा नीचे जाने दो। दैट इज कॉल्ड क्रॉल लाइक मैकेनिज्म। तो 2025 ऑनवर्ड गिरने दो, लेकिन संभल के गिरने दो। दैट इज कॉल्ड क्रॉल लाइक अरेंजमेंट। मतलब यहां आप समझिए मार्केट ज्यादा हावी हो गया, मार्केट ज्यादा डिसाइड कर रहा है 80%, आरबीआई बस 20% कंट्रोल कर रही है कि भाई तू गिर, लेकिन संभल के गिर। अब कुछ लोग कहेंगे हमको कुछ समझ नहीं आया, तो मैं कहना चाहूंगा भाई नोट पेन लेके बैठो, फिर से देखो, पॉज करके अपने शब्दों में लिखिए, और फिर भी नहीं समझ आए तो यूपीएससी छोड़ दीजिए। क्योंकि यूपीएससी करने के लिए भी आप समझिए थोड़ी इंटेलेक्चुअल डेप्थ व्यक्ति में होनी चाहिए। यूपीएससी समझिए इंडियन आइडल नहीं है, गरीब कल्याण योजना नहीं चल रही है। और गरीबी यहाँ पर मैं पैसों की गरीबी नहीं बोल रहा, मानसिक रूप से जो व्यक्ति गरीब है, या तो वो एकदम बुनियाद कमज़ोर है, या फिर कि वो स्वीकारने को तैयार नहीं है कि हाँ मेरी बुनियाद कमज़ोर है और मुझे और पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आरबीआई और उसके फॉरेक्स का रोल समझा, क्रॉल लाइक मैकेनिज्म समझी। अब भारत सरकार जो गोली पिला रही है कि इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होगा, ये क्या बात है? हाँ तो मित्रों, मुद्दा है कि डॉलर का भाव 84 से बढ़ के हो गया 90, और भारत सरकार कह रही है कि इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। मामला समझते हैं। मान लीजिए चीन में $1 में 1 किलो चावल मिलता हो और भारत में भी $1 में 1 किलो चावल मिलता हो, तो एक अमेरिकन खरीदार चीन से खरीद रहा है, दूसरा भारत से खरीद रहा है। अब भारत में मान लीजिए बासमती राइस का एक पैकेट 84 रुपीज़ में मिलता हो, और असल में एग्जैक्टली 84 का ही मिला, मैंने ये मंगवाया ब्लिंकिट से। अब मान लीजिए किसी कारण से डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो जाए और 84 की जगह 90 हो जाए, तो अमेरिकन आदमी तो डॉलर में ही सोचेगा ना कि भाई पहले मैं $1 देता था तो मुझे 1 किलो चावल मिलते थे भारत से, और अब 84 का 90 हो गया, मतलब 1 किलो चावल के ऊपर मुझे 71 ग्राम्स चावल में तो और खरीद सकता हूँ, क्योंकि उसको तो डॉलर में ही सब गिनना है। रुपया कमज़ोर हो गया ना, तो अब उसको ज़्यादा चावल मिलेगा, प्रोवाइडेड कि भारत में महंगाई ना बढ़ी हो। तो ये बातें सही है। तो अब सिचुएशन ये होगी कि चीन से जो अमेरिकन 1 किलो अनाज खरीदता था, वो देख के देखो भारत के अंदर तो मौज है, इधर 1 किलो और ऊपर 71 ग्राम्स मिल रहा है, ये ज़्यादा अनाज क्वांटिटी में मिलेगा, ये सोच के दोनों ही अमेरिकन चीन नहीं जाएंगे और भारत से चावल खरीदेंगे। इसमें 2 शर्तें हैं। पहला, भारत में महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, रुपया कमज़ोर होना चाहिए, और दूसरी शर्त के सामने चीन का अपना युआन करेंसी और कमज़ोर नहीं होना चाहिए। देन ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, ये सिचुएशन होगी कि चीन के कस्टमर भी भारत आ जाएंगे, और भारत के एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे कस्टमर मिले तो अपने एक्सपोर्टर का बिजनेस बढ़ेगा, उसका फायदा होगा। बस तो भारत सरकार यही सब तर्क दे रही है कि देखो 70, 80, 90 इस तरफ जाएं, 80 से 90 हो जाए तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, या हम कहें रुपया वीक हो रहा है। तो इसमें तो हमारे एक्सपोर्टर्स, चाहे वो चावल बेच रहे हैं कि चाय, सबका बहुत भला है, फायदा है।
हालांकि हमारे इंडियन इंपोर्टर्स हैं जो बाहर से मान लो $500 का लैपटॉप मंगवाते हो, उसके लिए मान लो पहले 50,000 देने हो, अभी 90,000 देने हो, तो उसको तकलीफ होगी। तो इंडियन इंपोर्टर्स का तो नुकसान है, चाहे वो दवाइयाँ हो, क्रूड ऑयल हो, मेडिसिन हो, उनका नुकसान है, पर भारत के एक्सपोर्टर्स का फायदा है। अब आप विपरीत दिशा में सोचिए कि अगर डॉलर की वैल्यू 80 रुपीज़ की जगह 70 हो जाए, या हम जिसे कहें वीक हो जाए, तो क्या होगा? बस एक आईना लगा दो और आईने में क्या होगा? चित्र उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। कि अगर डॉलर वीक हो जाएगा तो इंडिया का एक्सपोर्टर है उसका सैड इमोजी हो जाएगा, क्योंकि वो जो सारे ग्राहक थे अमेरिका के जो भारत में ज़्यादा चावल की चाहत में आते थे, वो देखेंगे भाई अब तो 1 किलो भी नहीं, हमको 700 ग्राम ही मिला, तो भाग जाएंगे, वो चीन चले जाएंगे। और भारत के इंपोर्टर्स हैं, डॉलर वीक होने पर उनका हैप्पी इमोजी हो जाएगा कि देखो पहले $500 का लैपटॉप मंगवाने में हमको मान लो 50,000 लगते थे, अब 40,000 ही लगते हैं, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो एमसीक्यू के लिए आप सोचिए, एक ही साइड का याद रखना है, दूसरी साइड तो मिरर इमेज हो जानी है। और ये सब बातें तब तक सही हैं जब तक महंगाई भारत में न बढ़ी हो और बाकी देशों में करेंसी एक्सचेंज रेट में कोई बदलाव न आया हो। कुछ लोग अभी कि मुझे समझ नहीं आया, मेरे को उनको यही कहना है, भाई नोट पेन लेके बैठो, मैट्रिक्स बनाओ, फिर से वीडियो देखो, वरना यूपीएससी छोड़ दो। अब यहाँ पर एक और मुद्दा आता है, नीर और रीर। मैंने अभी आपको बताया कि रुपये का कमज़ोर होना हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन आप समझिए रुपया और डॉलर केवल एक करेंसी गेम थोड़ी चल रहा है, केवल दो देश के बीच व्यापार थोड़ी है। रियल लाइफ में एक भारत देश, चाहे यूएस है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, सब देशों के साथ कुछ ना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उन सभी देशों की करेंसी के मुकाबले हमारा क्या परफॉर्मेंस है ये देखना चाहिए, उसका एवरेज निकालना चाहिए। ओके ठीक है, बाकी सभी करेंसियों के साथ भारत की रुपये करेंसी को कंपेयर करो, एवरेज परफॉर्मेंस निकालो। तो अगर हम ऐसा एवरेज परफॉर्मेंस देखें, उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और उसमें हम भारत देश की महंगाई और उन सभी विदेशों की महंगाई को एडजस्ट करें तो एक और नंबर मिलता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर। ये दो नंबर देखने पर हमें और सही से पता चलता है कि अगर, तो फिर इन सब नंबर्स को कंपेयर करके हमें पता चले कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 84 की जगह 90 हो गया तो सच में हमें फायदा होगा। सामने चीन का कितना कमजोर हुआ करेंसी, ये सब देखने के लिए नंबर्स बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये नीर और रीर नंबर्स का हवाला देके पिछले साल तक तो फाइनेंस मिनिस्टर गोली पिला रहे थे सबको कि देखो रुपया जो कमजोर हो रहा है उसमें भारत का बहुत फायदा है। हालांकि इस साल ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबार खासकर पिछले 2 महीने से ऐसा बता रहे हैं कि नहीं, ये नंबर्स कंपेयर करने पर भी भारत का उतना फायदा बाकी देशों के मुकाबले नहीं हो रहा है। भले आपका रुपया कमजोर हुआ, एक्सपोर्टर्स को उतना फायदा नहीं हो रहा है। यार अभी अगले साल फरवरी में जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो फिर से इन्हीं नंबर्स की चर्चा होगी, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। हाँ, तो कुल मिलाकर हमने पांचों मुद्दों को आराम से समझ लिया। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और एकेडमिक वीडियोस आपको मिलते रहें, कुछ भी मिस नहीं हो जाए। लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.